जय हिंद साथियों। मैं राहुल मीणा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी अप्रोच पर। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश का सामान्य अध्ययन, और मध्य प्रदेश के सामान्य अध्ययन की इस कड़ी में हम लोगों ने हमारा जो पिछला चैप्टर कंप्लीट किया था वह था मध्य प्रदेश की जनगणना। हमने पूरी मध्य प्रदेश की जनगणना के इतिहास से लेकर तो वर्ष 2011 की जनगणना को पूरी तरह पढ़ लिया, उसके एक एक फैक्ट कवर कर लिए, और आप लोगों से आशा करूंगा कि आप 2-4 बार उन लेक्चर्स को देखेंगे तो आपको डाटा कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि मध्य प्रदेश की जनगणना एक ऐसा टॉपिक है जिससे हर परीक्षा में मिनिमम एक प्रश्न तो पूछा ही जाता है। तो आप इस टॉपिक को इग्नोर ना करें, और आशा करता हूं कि आप लोगों को पढ़ने में बहुत मजा आ रहा होगा। साथ में अगर अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, और हमारे इस वीडियो की लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो जैसा कि हम मध्य प्रदेश की जनगणना का अंतिम टॉपिक को हमने 4 भागों में पढ़ा, और उसी कड़ी में चूंकि करंट में अभी भारत सरकार द्वारा यह बात जाहिर की गई कि भारत सरकार इस बार जो जनगणना करवाएगी वो कैसी जनगणना होगी, तो याद रखिएगा वह जातीय जनगणना होगी। ठीक है, यानी कि यह जनगणना जाति आधारित की जाएगी। तो चलिए, वीडियो को शुरू करने से पहले हम हमारे देश के जो वीर सैनिक हैं जो कि सीमा पर पाकिस्तान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई में बड़ी मुस्तैदी के साथ खड़े हैं, उन सभी को सलाम करते हैं। और आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि सेना की गतिविधियों को आप कैप्चर ना करें, साथ में अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर उन गतिविधियों को ना डालें, ताकि इससे हमारे जो जवान हैं उनकी सुरक्षा को कोई खतरा ना हो, और भारत सरकार निष्पक्ष रूप से हमारी जो सेना है वह अपनी कार्यवाही कर सके, और आतंकवाद के खिलाफ जो ये लड़ाई शुरू की है भारत ने उसे अंजाम तक पहुंचा सके। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। और अगर आप लोग कर रहे हैं एमपीपीएससी प्रीलिम्स, असिस्टेंट प्रोफेसर, फूड सेफ्टी ऑफिसर, एमपीएसआई, एमपी पुलिस, एमपी आबकारी, जेल प्रहरी, एमपी फॉरेस्ट गार्ड, एमपी पटवारी और व्यापम द्वारा आयोजित की जाने वाली सभी एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं मध्य प्रदेश का सामान्य अध्ययन। जैसा कि आप लोगों को पता है कि असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्जाम डेट डिक्लेयर कर दिए गए हैं, तो आप सभी लोग उसका नोटिस को देखें, और जिन जिन लोगों ने असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म भरा है वो लोग इन क्लासेस को जरूर देखें, क्योंकि उसमें लगभग 40 से 50 प्रश्न हमारे मध्य प्रदेश सामान्य अध्ययन से आएंगे। तो आप लोगों को अच्छा स्कोर करने में काफी हेल्पफुल रहेगा हमारा मध्य प्रदेश का सामान्य अध्ययन। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं और हम देख लेते हैं एक बार फिर से कि हमारे कौन कौन से टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं। तो हमने देखा कि हमारा मध्य प्रदेश का गठन पढ़ लिया हमने, इसके बाद मध्य प्रदेश का जो सामान्य परिचय वाला टॉपिक था उसे हमने पूर्णतः कंप्लीट कर लिया। फिर हमने मध्य प्रदेश के पर्वत, इसके बाद में हमने मध्य प्रदेश की मिट्टियां पढ़ी, मध्य प्रदेश की मिट्टियों के बाद में हमने मध्य प्रदेश की जलवायु, इसी का एक भाग मध्य प्रदेश की ऋतुएं, और उसके बाद हमने भौतिक विभाजन पढ़ा, और अंतिम जो चैप्टर था हमारा वह था जनगणना। ठीक है, तो हमारे इतने सारे टॉपिक हमारी इस सफलता बैच के माध्यम से जो मध्य प्रदेश जीके की सीरीज पढ़ाई जा रही है उसमें हमारे इतने टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, तो ज्यादा समय ना लेते हुए हम सीधा हमारे वीडियो की ओर चलते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा जातीय जनगणना। ठीक है, चलिए तो इसके कुछ पहलुओं के बारे में समझ लेते हैं कि यह खबर खबरों में क्यों है। ठीक है, यह खबरों में क्यों है। ठीक, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स यानी कि सीसीपीए ने
आगामी जनगणना को किसमें शामिल करने की घोषणा कर दी है? तो जातीय जनगणना को शामिल करने की इसमें घोषणा भारत सरकार के द्वारा कर दी गई है। ठीक है, किस कमेटी द्वारा किया गया है? तो कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स। याद रखिएगा, ये कमेटी पूछी जा सकती है। ठीक है, क्या नाम है? तो कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि यह निर्णय लंबे समय से चली आ रही मांग को मान्यता देता है तथा सरकार ने 4 साल पहले आधिकारिक निर्णय को यह बदलता है, क्योंकि 4 साल पहले भारत सरकार ने यह कहा था कि हम जाति आधारित जनगणना नहीं करवाएंगे सॉरी, लेकिन भारत सरकार ने अपने उसी निर्णय को बदलते हुए सीसीपीए की बैठक में यह घोषणा की कि हम आगामी जनगणना में जाति आधारित जनगणना को शामिल करने जा रहे हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि इस फैसले का क्या महत्व है। ठीक है, इस फैसले का क्या महत्व है? तो यह फैसला, यह निर्णय भारत के सामाजिक और आर्थिक ढांचे को मजबूत करने में सहायक होगा। ठीक है, क्योंकि जब हमें जातियों की संख्या पता चल जाएगी तो भारत सरकार उनके द्वारा जो भी वर्ग, जिस वर्ग की भी जातियां होंगी तो उनके उत्थान के लिए भारत सरकार बहुत अच्छे से काम कर पाएगी और उनके लिए योजनाएं बना पाएगी। ठीक है, फिर यह देश के समग्र प्रगति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा, विशेष रूप से उन जातिगत समुदायों के लिए जो ऐतिहासिक रूप से वंचित हैं। यानी कि आज की तारीख में हम देखें तो हमारे यहाँ पर बहुत सारी ऐसी जातियां हैं जो आज भी अपने विकास की ओर अग्रसर नहीं है। ठीक है, जिसमें जब हम जनजातियां पढ़ेंगे तो हम 3 जनजातियां पढ़ेंगे, बेगा, भारिया और सहरिया। तो इन जनजातियों के विकास के लिए भारत सरकार द्वारा बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं। तो जो भी पिछड़ी हुई जातियां हैं जिन्हें सरकार की सहायता की आवश्यकता होगी तो सरकार उन पर अच्छे से ध्यान दे पाएगी और उनके उत्थान के लिए कार्य कर पाएगी। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कि जाति आधारित जनगणना क्या है। ठीक है, यानी कि किसे हम कहेंगे कि जाति आधारित जनगणना है। ठीक है, चलिए, तो जाति आधारित जनगणना में देश की जनसंख्या की उन जातियों के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है जिसमें मुख्य रूप से अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति यानी एससी, अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के संदर्भ में बताया गया है। यानी कि हम जातियों में एससी, एसटी और ओबीसी की जातियों की गणना करेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो हमारी अभी तक की जनगणना हुई, जिसमें हमने जैसे अभी पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा तो हमने ये भी देखा कि हमारे यहाँ पर कितनी एससी जनसंख्या है, कितनी एसटी जनसंख्या है, लेकिन हम लोगों ने यह नहीं देखा कि हमारे यहाँ पर ओबीसी की कितनी जनसंख्या है, कौन कौन सी जनसंख्या है। ठीक है, तो यह मुख्य रूप से इसका फोकस हम कह सकते हैं कि ओबीसी के ऊपर रहेगा, क्योंकि एससी और एसटी की काउंटिंग तो हम पहले भी जनगणनाओं में करते आ रहे थे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं और हम इस जाति आधारित जनगणना का इतिहास समझ लेते हैं। ठीक है, तो इसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है इस जनगणना की, तो चलिए देख लेते हैं। तो वर्ष 1931 की जनगणना। ठीक है, तो आखिरी बार जब भारत में सभी जातियों की विस्तृत जानकारी ली गई थी, यानी कि अंतिम बार हमारे देश में जाति आधारित जनगणना कब की गई थी, तो वर्ष 1931 की जनगणना में हमें जाति आधारित जनगणना की गई थी। इसके बाद हम देखते हैं कि 1947 के बाद यानी कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हम लोगों ने केवल एससी और एसटी की जनसंख्या को ही एकत्र करने का कार्य किया। ठीक है, फिर हमने वर्ष 1980 में एक आयोग का गठन किया, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, तो इसे हम मंडल आयोग के नाम से जानते हैं। और इस मंडल आयोग ने 1931 की जनगणना के आधार पर यह कहा कि जो अन्य पिछड़ा वर्ग की जातियां हैं उन्हें 27% आरक्षण दिया जाए। और चूंकि हम देखते हैं हमारे मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 27% आरक्षण की मांग दिया जा रहा है और वह केस हाई कोर्ट में चल रहा है, तो हम आशा करते हैं कि जल्द ही यह केस सॉल्व हो और जातियों को उनका आरक्षण मिल सके। ठीक है,
क्लियर है? तो हमारा प्रश्न क्या बन सकता है कि अंतिम जाति आधारित जनगणना कब हुई? तो 1931 में अंतिम जाति आधारित जनगणना हो गई। इसके बाद में ओबीसी को 27% आरक्षण देने की सिफारिश किस मंडल द्वारा या किस आयोग द्वारा की गई? तो याद रखिएगा, मंडल आयोग द्वारा, जिसे कब बनाया गया था? वर्ष 1980 में बनाया गया था। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि 2021 में ओबीसी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस ने सरकार से ओबीसी की जनसंख्या का डेटा संग्रहण करने की सिफारिश की। यानी कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने भी यह सिफारिश की भारत सरकार द्वारा कि भैया ओबीसी की जनसंख्या का हमारे पास डाटा होना चाहिए, तो उसके लिए उन्होंने सरकार से रिक्वेस्ट भी की थी। ठीक है, फिर जुलाई 2021 में सरकार ने संसद में कहा कि जाति आधारित आंकड़े संग्रहित करने का निर्णय नहीं लिया गया। यानी कि भारत सरकार ने इसके लिए मना कर दिया था उस समय पर, लेकिन अभी वर्तमान में 4 साल बाद भारत सरकार द्वारा इस मांग को मांग लिया गया। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। और सामाजिक आर्थिक और जातिगत जनगणना, हम देखते हैं कि जो आरक्षण दिया जाता है वो सामाजिक और आर्थिक रूप से दिया जाता है। ठीक है, तो हम इसके कुछ पहलुओं को जान लेते हैं। ठीक, तो सामाजिक आर्थिक जातीय जनगणना 2011 के कुछ फैक्ट हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि इसमें ओबीसी सहित जातीय डाटा एकत्रित किया गया था, लेकिन सरकार ने यह डाटा जारी नहीं किया, यह कहते हुए कि यह डाटा असंगत है। यानी कि उन्होंने, भारत सरकार ने डाटा जारी करने से स्पष्ट मना कर दिया, जबकि हमने डाटा तो कलेक्ट किया हुआ था। ठीक है, फिर हमने देखा कि एसईसीसी में 46 लाख से अधिक जातियों के नाम सामने आए, जबकि हमने 1931 की जनगणना में केवल 4147 जातियों को ही इसमें शामिल किया था। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि एसईसीसी, ठीक है, ये एसईसीसी क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है सोशल इकोनॉमिकल कास्ट सेंसस, में खुले रूप से जातियों के नाम पूछे गए थे। ठीक है, यानी कि जो 2011 में जनगणना हुई थी उसमें स्पष्ट रूप से उनकी जातियों के नाम पूछे गए थे, जिससे कि जातियों की जो संख्या है वो बहुत अधिक हो गई थी। ठीक है, चलिए फिर हम देखते हैं कि 2011 में आर्थिक सामाजिक जाति सर्वेक्षण के मुकाबले इस वर्ष जाति की जनगणना के अंतिम चरण में होगी। यानी कि जब हमारी जनगणना अंतिम चरण में होगी उस समय पर हम जाति आधारित जनगणना को भी उसमें शामिल करेंगे, और जो इस समय जो जाति आधारित जनगणना होगी उसे कानूनी वैधता या कानूनी मान्यता प्राप्त होगी। ठीक है, फिर हमारा अंतिम पॉइंट रहेगा कि एसईसीसी में जाति का विवरण अनिवार्य नहीं था, जबकि इस बार जाति की जानकारी अनिवार्य है। यानी कि जब 2011 में हमने जनगणना की थी तो हमारे पास जाति आधारित आंकड़े तो थे, लेकिन उस समय यह अनिवार्य नहीं था कि सामने वाला अपनी जाति का उल्लेख करे। लेकिन इस बार की जो जनगणना रहेगी उसमें हमें इसका विवरण देना आवश्यक हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। और अभी हाल ही में क्या घटनाक्रम हुआ, ठीक, यानी कि करंट अफेयर के अकॉर्डिंग हमें क्या घटना देखने को मिली, तो हम देखते हैं कि बिहार सरकार द्वारा बिहार जाति सर्वे करवाया गया था। कब करवाया गया था? तो 2022 और 23 में यह जनगणना या सर्वे करवाया गया था। ठीक है, जनगणना नहीं कहेंगे हम उसको, सर्वे कहेंगे। तो बिहार सरकार ने स्वतंत्र रूप से जाति आधारित सर्वे किया और इसका डेटा 2023 में उसने सार्वजनिक किया, और उन्होंने ये बताया कि जो ओबीसी और ईबीसी यानी इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लासेस, यानी कि आर्थिक रूप से पिछड़ी हुई आबादी कितनी है, तो उन्होंने बताया कि यह 60% से भी अधिक यहाँ पर निवास करती है। और इसके बाद में
हमने ये भी देखा कि कई राज्यों द्वारा और कई राजनीतिक दलों द्वारा, और चूंकि अब तो हमारे यहाँ पर राष्ट्रीय स्तर पर भी ये मांग उठने लगी कि भाई हमारे भारत में भी अब जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए। क्लियर है इतनी बातें? ठीक है, चलिए। तो हमें हालिया घटनाक्रम के बारे में कहां से जानकारी मिलती है? तो बिहार में जो जातिगत सर्वेक्षण हुआ है 2022-23 में, उसके अनुसार हमें ये हालिया घटना जो इसे प्रभावित किया कि हमारे यहाँ पर भी जातीय जनगणना होनी चाहिए। ठीक है, चलिए। अब जाति जनगणना के पक्ष में कुछ तर्क होंगे, कुछ उसके विरोध में तर्क होंगे, तो ये भी हम देखते हैं। ठीक है, तो इसके पक्ष में क्या तर्क दिए गए हैं? तो पहला तर्क दिया गया है सटीक आंकड़े। ठीक है, तो इससे सटीक आंकड़ों से क्या है कि जब हमें पता चल जाएगा कि भाई इस जाति की या इस वर्ग की इतनी जनसंख्या है, तो सरकार द्वारा योजनाओं को बनाने के लिए जरूरी डाटा मिल जाएगा, और वो उस आधार पर कि कितने लोगों के लिए योजना बनानी है, तो उसके लिए हमें आंकड़े प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, फिर इसमें देखते हैं सामाजिक न्याय। ठीक, तो संसाधनों का न्यायपूर्ण विवरण भी संभव होगा। ठीक है, फिर तीसरा आता है नीति निर्धारण। ठीक, नीति निर्धारण में क्या है कि आरक्षण और कल्याणकारी योजनाओं को जनसंख्या के आधार पर उनका निर्माण किया जाएगा और उन्हें लागू भी किया जाएगा। तो ये तीन पक्ष, ये तीन तर्क है वो जाति जनगणना के पक्ष में दिए गए। अब हम देखते हैं कि वह कौन से पक्ष हैं जो उसके विरोध में बताए गए। तो सबसे पहले बताया गया जातीय विभाजन। ठीक है, तो इसमें यह कहा गया कि भाई हमारे यहाँ पर जो जातिगत भेदभाव कहीं कहीं हमें देखने को मिलता है आज भी हमारे भारत में, तो वह भेदभाव में वृद्धि दर्ज की जा सकती है। ठीक है, फिर हम देखते हैं जटिल डाटा। तो यहाँ पर हजारों उपजातियों का वर्गीकरण मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हम देखते हैं कि हर जाति का अलग अलग वर्गीकरण है और उनकी अलग अलग उपजातियां है। ठीक है, फिर इसके बाद हम देखते हैं राजनीतिक दुरुपयोग। ठीक, तो हम देखते हैं कि यहाँ पर राजनीति के लिए भी इसका दुरुपयोग किया जा सकता है, और राजनेता अपने फायदे के लिए जातिगत रूप से भी अपने वोट को प्रभावित कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, और हम देखते हैं कि संवैधानिक और कानूनी क्या-क्या पहलू हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ठीक, तो भारत में जाति जनगणना पर, यानी कि भारत सरकार द्वारा या हमारे संविधान में कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा है कि जाति आधारित जनगणना हम नहीं कर सकते, लेकिन इसे हमें कैसे करना है? तो इसे हमें सावधानीपूर्ण और गोपनीय तरीके से करना है, क्योंकि इन आंकड़ों का दुरुपयोग भी किया जा सकता है, जैसे कि हमने अभी इसके विरुद्ध में पक्ष भी देखे। ठीक है, फिर सुप्रीम कोर्ट ने नीति निर्माण के लिए डेटा आधारित निर्णयों की भी वकालत की है, यानी कि जब नीतियां योजनाएं बनेंगी तो उसके लिए हमें पर्याप्त डाटा की भी आवश्यकता होती है। तो सुप्रीम कोर्ट इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे सजेस्ट किया है। ठीक, हमारी अंतिम स्लाइड रहेगी, और इस जाति जनगणना का क्या प्रभाव पड़ेगा हमारे भारत पर, तो उसको भी हम देख लेते हैं। तो जाति जनगणना से सरकार की नीतियां और राजनीतिक सीमाओं पर प्रभाव पड़ेगा। विशेष रूप से जब हम देखते हैं कि हमारे यहाँ पर परिसीमन होगा लोकसभा और राज्य विधानसभा की सीटों का निर्धारण करने में हमें यहाँ प्रभावित होगा। ठीक है, बहुत सारे क्षेत्र हमें क्या बोलते हैं हम, SC ST OBC और अन्य जातियों के लिए रिजर्व करने में भी हमें इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि महिलाओं के आरक्षण की जनगणना और सीमांकन पर निर्भर रहेगा, क्योंकि आज के समय में हम देखते हैं कि भारत की महिलाएं भी पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। जैसे कि अभी वर्तमान परिदृश्य में हम देख रहे हैं कि भारतीय सेना की कमान भारत की 2 वीर जाबाज महिला सिपाहियों कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर वामिका सिंह जैसी बहादुर सैनिकों के हाथों में हैं।
तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे देश की महिलाएं, या आप लोगों ने सुना होगा आमिर खान की मूवी है दंगल, उसका फेमस डायलॉग है कि म्हारी छोरियां छोरों से कम है के। यानी कि हमारे देश में अब हम महिलाओं को इग्नोर जो लोग करते हैं वो गलत हैं। अब भी हमारे देश की बेटियां भी कंधे से कंधा मिलाकर चलती है और ईंट का जवाब पत्थर से देना जानती है, और इसका भली प्रकार से उदाहरण देखा है भी वर्तमान में पाकिस्तान में, है ना। पाकिस्तान भी जानता है कि भारत की महिलाएं कितनी खतरनाक है। ठीक है, फिर हमारा अंतिम पॉइंट रहेगा कि इसमें ओबीसी समुदाय के लिए आरक्षण बढ़ाने की मांग और जातीय श्रेणियों के अंदर उप वर्गीकरण को बल मिलेगा। ठीक है, यानी कि जब आंकड़े आ जाएंगे तो ये जो सिफारिश की गई थी मंडल आयोग द्वारा 27% आरक्षण की, वह उसे लागू करने के लिए काफी अच्छा हमें फैक्ट मिलेंगे, और इसके बाद जातियों के अंदर भी बहुत सारी उपजातियों को वर्गीकृत किया जा सकता है। ठीक है, तो आज का यह एक टॉपिक था जो मुझे लगा कि आप लोगों के बीच में लेकर आना चाहिए। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आप लोगों को यह जानकारी बहुत फायदेमंद रहेगी, क्योंकि इससे हमें प्रश्न भी हमारी परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, और जाते जाते मैं फिर आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारी भारतीय सेना की जो गतिविधियां हैं उसे आप गुप्त रखें और उसके किसी भी मूवमेंट को कैप्चर ना करें, साथ में अपने सोशल मीडिया पर शेयर ना करें, जिससे कि हमारे सैनिकों को किसी भी प्रकार का खतरा हो। ठीक है, जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री महाकाल। थैंक यू।